फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जो लोग सभी लोग जानते हैं कि जीएसएससी जेई का पेपर होने वाला है। 2022 का जो एग्जाम होने वाला है 3 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी हैं सभी लोग, और इसी के प्रयास क्रम के लिए और अपना एग्जामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम के जो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर में, अलग अलग एग्जामों में, कुछ क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लाया हूं जो आपको 100% जो है हेल्प करेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के हैं, ये सारे जो हैं जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि बीएमसी है, स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी है, इवन स्ट्रक्चरल वाला पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट है, या हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स वाला पार्ट है, सर्वेइंग वाला पार्ट है। मतलब कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के आपके टॉपिक हैं, इवन हाइड्रोलिक मशीन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो सब तमाम क्वेश्चन का एक निचोड़, एक संग्रहण करके मैं आपके लिए सीरीज को लाया हूं, और ये आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपके लिए क्वेश्चन का शुरुआत किया जाए, बिना कुछ देरी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसएससी जेई 2022 के लिए बोला गया, स्टील रॉड ऑफ द 2 सेंटीमीटर स्क्वायर area and 1 meter length is subjected to a pull of 40,000 Newton. 40,000 Newton if Young's modulus of elasticity 2 into 10 की पावर 5 Newton per mm square. Elongation of bar, कहने का मतलब कोई बार रहा होगा, ऐसे कोई सर्कुलर बार है ऐसा, इसका इसमें लोड लगाया गया है 40,000। एक बात तो आप पहले क्लियर कर लो, 40,000 न्यूटन का मतलब होता है 40 किलो न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में होता है 1 किलो न्यूटन। आप जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1000 न्यूटन। तो इसको चेंज कर देंगे आप न्यूटन को। वेरी गुड। इस पे लोड लगाया गया होगा तो कुछ ना कुछ ये एलोंगेट होगा। यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ खींचा हुआ होगा, ये जो है कुछ ना कुछ खींचा होगा, इसको बोल देते हैं डेल एल से। और ओरिजिनली जो लेंथ रहा होगा इसका एल रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें उसने दे रखी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है उसने। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, तो चेंज करना है भाई, ध्यान रखना। और लेंथ की अगर हम बात करें, मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू जो दे रखा है 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपको लोड का वैल्यू जो आपका फोर्स है, फोर्स का वैल्यू दिया है 40 किलो न्यूटन। तो बस क्या था डियर स्टूडेंट, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम हुक्स लॉ को वैलिड मान के चलते हैं, और हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, जब लिखते हैं हम तो एक कोएफिशिएंट यूज करते हैं यहाँ पर जिसको कहा जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्ट्रेन जो आपको लिखना था, तो यही तो चीज आती है आगे जाके, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहीं पर किसी मेंबर में जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो खिंचाव है, चेंज इन लेंथ है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला सेट हो जाता है, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, एलोंगेशन निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया पी एल अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? पी एल अपॉन ए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो P जो है आपके पास, यहाँ पर आंसर आप 1 सेकंड में निकाल दोगे, उसमें कोई दोराहे नहीं है। यहाँ पर खेल थोड़ा सा ये है कि आपको फोर्स में चेंज करना था, तो एक काम करो, फोर्स में चेंज मत करो, क्योंकि आपको जो चेंज इन लेंथ है वो आपको mm में निकालना है। ये किस में निकालना है? mm में। अगर आंसर देखें आप तो mm में चाहिए, देखो ना सारे के सारे आंसर mm में है। तो चेंज करने का जरूरत है सबसे पहले एरिया को। डियर स्टूडेंट, एरिया को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into mm स्क्वायर में करना है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा क्या? ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, mm स्क्वायर नहीं समझे होंगे, तो ये mm स्क्वायर में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, इस बेसिक यूनिट्स को समझो, बेसिक यूनिट का खेल है। 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है वो आपके 10 mm के बराबर होता है। तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूं भाई, तो 10 गुणा 10 या 10 का स्क्वायर mm स्क्वायर में हो जाएगा, यस और नॉट? वेरी गुड। नेक्स्ट आपको जो चेंज करना है वो 1 मीटर को करना है, मतलब लेंथ का वैल्यू चेंज करना है 1 मीटर। और 1 मीटर में अगर आप देखें तो आपके 1000 mm होते हैं, ये भी आप जानते हैं।
तो मतलब कि सीधे सीधे L इज इक्वल टू 10 की पावर 3 mm। मुझे नहीं लगता कुछ और करने की जरूरत है आपको चेंज। तो यहाँ पर P का वैल्यू रख दो 40,000, L का वैल्यू रख दो 10 की पावर 3 अपॉन में एरिया का वैल्यू आपने रख दिया 2 इंटू 10 की पावर आपका 2 हो जाएगा mm स्क्वायर में। और E का वैल्यू तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि वो न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑलरेडी है। बस हो गया, आराम से आ गया। यहाँ पर यूनिट का खेल है, बहुत सारी चीजें आप काट भी सकते हो। देखो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 2 बच गया, 10 की पावर 2 से इसको काटो, फिर से 10 की पावर 2 से, तो 4/2। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे अब मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ये कैलकुलेशन इसको कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम ऑफ द स्पैन इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल ऑफ द W per unit length, intensity throughout its length, the maximum deflection in the beam will be। कहने का मतलब है कैंटिलीवर बीम ये है, मैं क्वेश्चन को समझा भी रहा हूं। कैंटिलीवर बीम है और इसमें आपका यूडीएल लग रहा है पूरे होल स्पैन में, और वो भी लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर का। इसकी लेंथ L है, तो डियर स्टूडेंट इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा जाता है, और ये जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा WL की पावर 4 अपॉन 8 EI होता है, ये डिफ्लेक्शन। और इसी केस में जो ये स्लोप बनता है यहाँ पर, ये जो स्लोप आता है इसी केस का, वो आता है WL की पावर 3 अपॉन 6 EI, जहां पर EI जो होगा वो होगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो WL टू पावर 4 अपॉन 8 EI, आपके पास बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the Poisson ratio for a material is 0.5 then the elasticity modulus for the material। डियर स्टूडेंट पहले आपको यह सोचना पड़ेगा, पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू आपको 0.5 दिया है, आपको रिलेशन देखना है इलास्टिसिटी मॉडुलस का, E का और G का, या तो आपको बल्क मॉडुलस का E या K का, इसका रिलेशन, मतलब कि बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये सब बातें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको बोर्ड में इसको समझा देता हूं। आपको म्यू का वैल्यू दे रखा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी समझने होंगे, यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी हैं। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, एक फॉर्मूला ये है। आपको डेटा दे देता हूं, म्यू इज इक्वल टू जो दे रखा है 0.5 दिया ना, कितना दिया है जरा देख लेते हैं, 0.5 दिया है, हाँ, तो 0.5 इसकी वैल्यू लिख देता हूं। इसमें देखना है एक फॉर्मूला और है, पहले तो मैं इसी को कोरिलेट करूंगा। ए फॉर्मूला और है, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, एक फॉर्मूला ये भी है भाई। इन दोनों फॉर्मूले को कोरिलेशन में लाएंगे और बढ़िया से जो है इसमें रिलेशन लाएंगे। पहले तो म्यू का वैल्यू देखेगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू, यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं पहले तो, 1 प्लस म्यू का वैल्यू है 0.5, म्यू का मतलब है यहाँ पर पॉइजन रेशियो, ये होता है आपका पॉइजन रेशियो, ये गिवन है पॉइजन रेशियो। ओके, यहां पर डियर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं जी की, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको या तो आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, या तो इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, या इसी को शियर मॉडुलस भी कहा जाता है, इसी को शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। और यही होता है आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का रेशियो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। और जब आप नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, मतलब कि E की बात करते हैं, तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और यहीं पर जब आप K की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मतलब के बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो चेंज इन स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा रेशियो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दो। अब आते हैं यहाँ पर रिलेशन, म्यू का वैल्यू रख दिया आपने पहली क्वेश्चन में, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू जब आपने रख दिया, तो यहीं पर आप क्या देख रहे हो, E इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, 2G 1.5, इसको जब मल्टीप्लाई G भी है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ G आ जाएगा E में रिलेशन। तो कहने का मतलब है E और G में रिलेशन क्या आया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो एक रिलेशन आ गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, जब आपने प्रूव कर दिया तो यहां पर देखो 3, अब बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला था देन द इलास्टिक मॉडुलस, जिसको आप E कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस मतलब E, द मटेरियल इज द 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस। तो पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर आ गया, 4 नहीं था, 3 टाइम्स द बल्क मॉडुलस नहीं था, नहीं था,
तो पहले ही ऑप्शन में आ गया द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस। तो ए ऑप्शन ही कंप्लीटली आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहेगा। इफ द ड्यूटी ऑफ द वाटर फॉर द क्रॉप ऑफ द बेसिक पीरियड 120 days is 1440 हेक्टेयर पर क्यूबिक, देन डेल्टा फॉर दी क्रॉप्स इज। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जरूर पढ़ा होगा, कई बार मैंने अपनी क्लासेस में ही बताया आपको ड्यूटी डेल्टा इसमें रिलेशन, ठीक है, ड्यूटी डेल्टा में रिलेशन। तो बस क्या था, आप ये भली भांति जानते हैं कि जब आप बात करते हैं डेल्टा की तो ये होता है 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। क्या ये जो फॉर्मूला सेट हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला सेट हो रखा है, ये हिसाब से सेट हो रखा है कि बी आपका जो होगा डेज में होगा, बेस पीरियड जो होंगे डेज में होंगे, दिनों में, और यहाँ पर जो ड्यूटी होगा वो होगा हेक्टेयर पर क्यूबिक में, मतलब मीटर क्यूब में, और जो आपका डेल्टा होगा ये मीटर में होगा। इस हिसाब से फॉर्मूला सेट हो रखा है और ये आपका प्रूफ हो रखा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर यूनिट का खेल थोड़ा सा देखना है कि यूनिट कहाँ पर चेंज है। तो चलिए यहाँ पर डेल्टा ही निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64, बेस पीरियड कितना दिया है 120 दिन दिया है, तो इसमें कोई चेंज करना नहीं है, 120 हो जाएगा। अपॉन में ड्यूटी कितना दिया है, ड्यूटी कितना दिया है डियर स्टूडेंट, ड्यूटी दे रखा है आपको 1440 हेक्टेयर पर क्यूबिक, मतलब कि इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी सीधे सीधे यूनिट में जो आपको चाहिए वही दे रखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 741 आपका कर लेना, इसको कैलकुलेट करना, 741 मीटर में आ जाएगा। ये यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ लिख रखा है इन्होंने, इसको सही कर देना है, तो आपके सामने ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, आपके सामने ही कर लेता हूँ। देखो 8.64 इंटू 120, ठीक है, कर लो, अपॉन में इसको कर लेना 1400 ना, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये देखो ये जो आंसर आ रहा है ये किस में आएगा, एक्चुअली मैं सारा का सारा देखो यहाँ पर आपके सामने इसलिए किया क्योंकि आपको दिक्कत हो जाती है फिर समझने में, देखो गलती कर देते, समझना इसको। ये जो मेरा आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करके ये आ रहा है 0.7405, इस तरह से आ रहा है, मतलब कि ये किस में आया होगा, ये मीटर में आया होगा, क्योंकि हमारे पास यूनिट जो है सारा का सारा, इसको आप बोल सकते हैं 74051, मतलब कि ऐसे लिख दो इसको 0.741 लिख दो मीटर में, इस तरह से मोटे मोटे तौर पर 70741 मीटर लिख दो, ठीक है। ये मीटर में है क्योंकि सारा का सारा जो डेज है हेक्टेयर पर मीटर क्यूब है, तो आपका डेल्टा भी तो मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ पर है ये गलती से लिखा है MSM, ये MM लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, सही कर देने इसको, ये सारा यूनिट MM है। तो भैया मीटर को 1 मीटर में 1000 mm, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, बिल्कुल 0.71, तो ये तुम्हारा 741 mm आ जाएगा, ये ध्यान रखना 741 mm आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन फॉर द खरीफ क्रॉप्स 45% एंड दैट फॉर द रबी क्रॉप्स इज 60%। ये क्या कह रहा है कि खरीफ फसल में जो आपकी इरिगेशन हुई वो कितना हुआ, वो हुआ 45% जो है उस समय हुआ, इतना इरिगेशन हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इतनी हुई मतलब। और जब हम बात करें रबी की, रबी फसल में रबी क्रॉप्स में भी 60%। अब ये बोल रहा है इस डेटा के बाद ये बोल रहा है द एनुअल इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन। भैया एनुअल का मतलब होता है पूरा साल, तो एनुअल में पहले आती है आपकी खरीफ की फसल फिर रबी की फसल, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो भैया 105% ना हो गया, 105% ना हो गया, तो सी आपका एनुअल तो यही होगा ना जी, दोनों जुड़ जाते हैं, 105 आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील। प्यारे विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइजन स्टील किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील के जो रेंज रहता है वो रहता है 0.3, ठीक है ना, यहाँ पर सारी वैल्यू रखना। ये स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए पूछा जाए तो 0.15 के करीब रहता है, 0.15 के करीब रहता है, 0.15 से 0.2 तक भी जाता है। और जैसे कि आप बात करें एल्यूमिनियम के लिए तो 0.33 चले जाता है, ठीक है ना। और भी कई चीजें हैं, मैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास में बता रहा हूँ इसको, इस चीज को। चलिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द मिनिमम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड इन केस ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील।
यह स्ट्रेन फिलेट वेल्ड का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं कि इस तरह से ये है और ये है, दो आपकी प्लेट मेंबर जुड़ रहे हैं और इसको आप इस तरह से जोड़ रहे हैं, ऐसे और ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये फिलेट वेल्डिंग है। तो इस दौरान आपकी जो मिनिमम थिकनेस है, थ्रॉट थिकनेस, मिनिमम थ्रॉट थिकनेस का मतलब आप जो है टी इज इक्वल टू के एस लिखते हैं, तो इसकी बात कर रहा हूँ, थ्रॉट थिकनेस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 3 mm लेते हैं, ध्यान रखना, थ्रॉट थिकनेस जो है आपका डिपेंड करता है एक्चुअली में फ्यूजन एंगल पर, के पर और वेल्ड साइज पर। मिनिमम जो थिकनेस है, गाइडलाइंस जो है आपकी आईएस कोड 800 की हैं सारी, आईएस कोड 800 जो स्टील का कोड है उसी की गाइडलाइन सब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल? डियर स्टूडेंट, इस बात से बिल्कुल भी आप जो है कंफ्यूज ना हो कि एक्सपेंसिव का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी सॉइल। एक्सपेंसिव का मतलब बिल्कुल नहीं है कि महंगी है या कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इसका ऐसा कुछ नहीं, मिट्टी तो मिट्टी है। एक्सपेंसिव शब्द का मतलब है इसमें वॉल्यूम इंक्रीज बहुत जल्दी होगा, काफी सारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब कि बहुत लूज कंडीशन में आप बोल सकते हैं। या एक्सपेंसिव सॉइल की जो दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्वेलिंग होगा, फूलना स्टार्ट करेगा, और वो सही प्रॉपर्टी आपको सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सपेंसिव सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में हम कभी भी फाउंडेशन बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो है अगर पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये फूलना, स्वेलिंग होना शुरू होता है, और कभी मॉइस्चर रिमूव हो गया तो वो श्रिंक भी होता है। अगर ऐसी जगह पर आप फाउंडेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं जहां पर तुरंत सॉइल श्रिंक हो रही है, तुरंत स्वेल हो रही है, तो ऐसे में तो स्ट्रक्चर जो होगा ग्राउंड लेवल के ऊपर उसमें डिस्टर्बेंस होगा, हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सपेंसिव सॉइल में आप स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल, मतलब कि मुनासिब नहीं समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है ग्रेड के बारे में, कई बार मैंने भी आपको बताया है, ठीक है ना, कई बार समझा रखा है ग्रेड के बारे में, समझाया कि नहीं समझाया? बिल्कुल समझाया सर, और कई बार भी समझा रखा है। M25, M20, M15 पिछली क्लासों को देखिएगा तो ये जो हो जाता है 1:1:2 हो जाता है M25 का, सब आप जानते ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum number of the longitudinal bar required to provide in the circular column? सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है 6 होती हैं, बी ऑप्शन है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर क्वेश्चन के लिए, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम के लिए बोला जाए, 4 बार आपकी मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट एक्सपोजर टू सीवियर और फ्रीजिंग थॉविंग। डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन को बोला जाता है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन का मतलब होता है ऐसा एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर ऐसा हो जाएगा। अब बात को समझें, यहां पर फ्रीजिंग और थॉविंग का मतलब है मॉडरेट एक्सपोजर। मॉडरेट का मतलब है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि किसी स्ट्रक्चर को आप ऐसी जगह पर बना रहे हैं जहां पर तुरंतली टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर मतलब घट रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग कंडीशन। और ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर तुरंत बढ़ भी रहा है उसको बोलते हैं थॉविंग कंडीशन। तो ऐसी जगह पर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए हम मॉडरेट कंडीशन का एक नाम दे देते हैं कि मॉडरेट एक्सपोजर पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट एक्सपोजर पर। चलो तो डी ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोलर टाइप इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉम्पैक्ट फैटी क्ले इन द। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात को ध्यान रखिएगा, क्ले जो सॉइल होगी, क्ले मिट्टी, सबसे महीन मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, महीन मतलब पतली, सबसे बारीक, तो उसमें हम सी फुट रोलर का यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए या सी क्ले सॉइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What will be the minimum yield strength MPa of Fe 500 steel used in the reinforced concrete? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार आपको कहा है कि भैया Fe 500 लिखते हैं तो ये 500 का मीनिंग ही क्या होता है? 500 का मतलब ही होता है यील्ड स्ट्रेंथ। Fi का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? यील्ड स्ट्रेंथ। तो आप सीधे सीधे कहेंगे। यहीं पर इस ग्रेड का अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस पूछा जाए तो वो अलग होता है, 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। लेकिन Fe 250 का परमिसिबल स्ट्रेस पूछा जाए तो वो होता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe 415 का परमिसिबल स्ट्रेस पूछा जाए तो वो होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी बातें लिख देना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज द बैडली इम्पोज्ड विद द अनबियरेबल लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है मान लेते हैं कि आपके एयर में जो आप सांस ले रहे हैं उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा है, तो इसका आपके किस ऑर्गन में सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा? क्या आंखों में पड़ेगा? सबसे पहले की बात हो रही, क्या कानों में पड़ेगा, कान में, हेयर में, बाल में मतलब सॉरी, या हार्ट पे पड़ेगा या ईयर्स पे पड़ेगा? सबसे पहले तो यार आपका जो है ब्लड जो है आपका धड़कन जो है तेज हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, तो वहां पर कार्बन ऑक्साइड घुस चुकी है, ठीक है ना। तो आप गैस आपको पहुंच नहीं रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, तो हार्ट जो है हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि आपकी बहुत स्पीड पर होना शुरू हो जाए और आपका हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा बैडली इफेक्ट जो पड़ेगा उस दौरान। आपने देखा भी है बहुत लोग जो है अगर जैसे घर पे हैं, घर पे जो है जला रहे होते हैं अगर लकड़ी, और मान लेते हैं कि धुआं वगैरह जो है उसका चल रहा है, रात में भूल गए आग को बंद करना, तो लोग खत्म भी हुए पाए होते हैं बहुत जगह पर। खबर सुन रहे होते होंगे आप गांव वगैरह में, शहरों में, पूरा खत्म हो गया परिवार ही एक छोटी सी भूल के कारण। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है आपका। व्हाट विल बी द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द पीएच ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर? आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल, फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी और बायोलॉजिकल क्वालिटी पढ़ते हैं। तो वहीं पर एक चीज आपको समझ आती है कि भैया पीएच जो चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का 6.5 से 8.5 जानते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 7 से अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वैल्यू 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच, तो ये एल्कलाइन वाटर होता है, एल्कलाइन वाटर होता है। और 7 से नीचे जैसे आप पहुंचते हो यहाँ पर, ये न्यूट्रल है, 7 तो न्यूट्रल वैल्यू है, तो 7 से जैसे ही नीचे पहुंचेगा तो ये एसिडिक नेचर पर जाएगा, तो ये भी खराब है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रेंज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड की जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं? तो डियर स्टूडेंट, हमने कहा था इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ जो होगी उसमें से साइज को, वेल्ड साइज को माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज। तो ये आपका परफेक्टली याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस इन द रिवेट अंडर द विंड लोड कंडीशन। डियर स्टूडेंट, परमिसिबल स्ट्रेस कितना इंक्रीज करते हैं, लेकिन विंड लोड कंडीशन है, पूरा स्ट्रक्चरल स्टील है, तो ये 25% होगा। पूरे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए होता तो फिर 33% होता। Which one of the following is the mode of failure in fillet weld material? कह रहा है कि फिलेट वेल्ड मटेरियल है, इसमें से ये बोलना है आपको फिलेट वेल्ड मटेरियल में कौन सा आपका फेलियर है इनमें से। क्या शियर में फेलियर होता है, टेंशन में, बियरिंग में, या क्रशिंग में? तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन द फिलेट वेल्ड मटेरियल? फिलेट वेल्ड मटेरियल मैंने समझाया ना आपको कि एक प्लेट ये है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट आप ओवरलैप कर दिए, माना ये, यहाँ पर आप वेल्डिंग करोगे, यहाँ पर वेल्डिंग करोगे, यहाँ पर वेल्डिंग करोगे, तो ये आपका बताओ जरा, फिलेट वेल्ड का मतलब होता है कि एक प्लेट ये है सपोज दैट और एक प्लेट ये है। तो सबसे पहले जो फेलियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेट आपके पैरेलल है, तो शियरिंग एक्शन ज्यादा होता है, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, तो ये वाला जो प्लेन है कौन सा, ये वाला, ये, इसमें आपका हाईली शियरिंग स्ट्रेस आपके जनरेट होते हैं, तो शियर स्ट्रेस हम कहेंगे। कंप्लीटली सही आंसर होगा, समझ गए? यस, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वेल्ड टाइप? डियर स्टूडेंट, जब हम वेल्डिंग का टाइप पढ़ते हैं तो उसमें से एक टाइप आता है आपका
लैप आता है जिसको हम फिलेट वेल्ड भी कहते हैं, फिलेट वेल्ड भी कहते हैं। एक टाइप आता है आपका बट वेल्ड जिसको आप पैरेलली जोड़ते हैं, बट वेल्ड भी आता है। एक आता है प्लग वेल्ड जिसमें क्या करते हैं कि प्लेट के ऊपर हिस्सा पर होल करते हैं और आप पूरा का पूरा फ्यूजन बना के उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन जिगजैग कोई टाइप नहीं है, जिगजैग कोई टाइप नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन इसमें कंप्लीटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अगर आप स्टील स्ट्रक्चर को पढ़े हुए हैं, स्टील डिजाइन को पढ़े हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है आपका, इन अ रिवेट जॉइंट फेलियर विल अकर्स ड्यू टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये स्टूडेंट ध्यान रखेगा, जब आप फेलियर की बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट की, तो आपने देखा होगा कि हम इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, पीएस निकालते हैं, पीबी निकालते हैं और पीटी निकालते हैं। शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों में से जो मिनिमम होता है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है, इन तीनों में जो मिनिमम होता है उसको ही लिखते हैं आप क्या, उसको ही लिखते हैं आप स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। इसी को कहते थे आप स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। उसी के हिसाब से हम फेलियर की बात करते थे। तीनों से अगर बच गया इसका मतलब फेलियर से भी बच गया, ध्यान रखिए इस बात। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द लेसिंग बार, अभी तक की जितनी भी प्रैक्टिस की है मैंने, वहां पर मैंने कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस में जरूर आपको बताया कि जब आप सिलेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं तो आप लेसिंग बार के लिए, ऑब्वियसली लेसिंग बार एक कंप्रेशन मेंबर है, आप कॉलम में क्या करते हैं कि लेसिंग कुछ एडिशनल प्लेट लगा देते हैं, बार लगा देते हैं कुछ एंगल पर, उससे रिजिडिटी प्रोवाइड होती है पूरे स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूती होती है कंप्रेशन फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए। ये 145 होता है इसका वैल्यू। थ्योरी ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग बीम, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट। प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट, तो ये जो वैल्यू होता है ये सेफ फैक्टर की बात कर रहा है। सेफ फैक्टर दिस इज इक्वल टू यील्ड मूवमेंट, सॉरी प्लास्टिक मूवमेंट दी यील्ड मूवमेंट। ये सब बातें आपकी पढ़ी होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होंगी ये हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लास्टिक एनालिसिस भी थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपके कुछ ना कुछ हद तक पढ़े होने चाहिए। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्लास्टिक एनालिसिस से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्रॉस सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं कि पहला सर्कुलर है, दूसरे पास आपको इसको डायमंड कहते हैं। देखो इनके नाम भी मैं बोल देता हूँ, इसको कहा जाता है सर्कुलर सेक्शन, बोला जाता है डायमंड सेक्शन, ये तो दिख ही रहा है आपका आई सेक्शन है, और ये आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बोल दें, रेक्टेंगल ही बोल दो। ये स्टूडेंट एक्चुअली में सर्कुलर सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1.7। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1.69 समथिंग आता है, तो 1.7 हम अप्रोक्सीमेटली डेटा दे देते हैं। डायमंड के जो शेप फैक्टर की वैल्यू आती है 2 आती है। आई सेक्शन के लिए लेस देन 1.5 आती है, 1.5 3 से कम आती है। और रेक्टेंगल के लिए भी 1.5 आता है, रेक्टेंगल के लिए जो वैल्यू होती है 1.5 आता है। आपको ये पूछा गया है, समझो जरा ध्यान से, आपको ये पूछा गया है कि जरा ऑर्डर में लगाइएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइएगा। तो सबसे पहले आपका तीसरा वाला आएगा, ये सबसे कम तो ये है, उसके बाद आपका पहला वाला आएगा, उसके बाद ये बढ़ रहा नहीं, उसके बाद आपका ये आएगा चौथा वाला, उसके बाद पहला वाला आएगा 1.7 और उसके बाद आएगा आपका सेकंड वाला। तो 3412 किस ऑप्शन में आ रहा है ये देखिएगा आप, सी ऑप्शन में आपका 3412 इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, कम से ज्यादा। तो सबसे कम ये है, फिर ये है, फिर आपका ये है और फिर ये है, इस तरह से ऑर्डर लगा देंगे। नेक्स्ट मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट, आई सेक्शन का मतलब जो आपके रोड स्टील सेक्शन होते हैं ऐसे, इनमें से सबसे हैवीएस्ट सेक्शन कौन सा होता है ये पूछा गया है। हैवीएस्ट सेक्शन डियर स्टूडेंट इसको बुलाया जाता है ISHB को। ISMB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम सेक्शन, ISLB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन, ISHB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन, और ISWB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड WID वाला, वाइड मतलब चौड़ा वाला, वाइड फ्लेंज्ड बीम सेक्शन। फ्लेंज का मतलब ये होता है। तो आई सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि 2 फ्लेंज है, आपके 2 फ्लेंज आप देख पा रहे हैं और इसको बोला जाता है वेब। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जैसे ही आप पढ़ते हो IS कोड 800, मतलब कि ये स्टील के बीम की बात हो रही है, और स्टील के बीम के लिए जो डिफ्लेक्शन लिमिट होती है L/325 होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। L/325 आपके पास ये हो जाएगी वैल्यू। आगे बढ़ लेते हैं। एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट
द शॉप रिबेट आर। यस स्टूडेंट, पावर ड्रिवन एक होता था फील्ड रिबेट, एक होता था पावर ड्रिवन शॉप रिबेट। तो पावर ड्रिवन जो शॉप रिबेट होता है, जो वर्कशॉप में गर्म करके बनाया जाता है, तो एक उसमें क्लैंपिंग फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छे से मजबूती हो जाती है, तो ये स्ट्रॉन्गर पाया गया है। एज कंपेयर टू फील्ड रिबेट द शॉप रिबेट इज मोर स्ट्रॉन्गर, इस ध्यान रखिएगा। मिनिमम पिच ऑफ द रिबेट शेल नॉट बी लेस देन। यार स्टूडेंट, पिच के बारे में आपको पहले ही बताया हूं कि मिनिमम पिच जो है आपको क्या रखना है याद, 2.5 टाइम्स ऑफ डी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये गलती से है, ग्रॉस डाया नहीं होता, ये इस बात को ध्यान रखना, ये नॉमिनल डाया है, गलती से लिखा है, ये बिल्कुल ग्रॉस डाया नहीं होता, ये नॉमिनल डाया गलती से लिखा है, ये नॉमिनल डाया होता है, क्योंकि ग्रॉस डाया तो होता है रिबेट सॉरी प्लेट में होल जो होता है, होल का डाया, और जब आप लिखते हैं 5 इसका मतलब होता है नॉमिनल डाया। भले वो गलत लिखा है उसने, ठीक है ना, डी जब निकालते हैं आप उसमें जोड़ते हैं 1.5 या तो 2, ठीक है, वो बात की बात है। तो भले एक मोटे मोटे तौर पर तो यही आंसर करोगे अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम पिच डियर स्ट्रेंथ, जब आप बात करते हैं दो रिबेट के, दो क्रमागत रिबेट हैं, उनके बीच की, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी बीच की, वही कहलाएगी आपकी पिच डिस्टेंस। तो यहाँ पर पूछ ये रहा है कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में 12T और 200, आप इन दोनों में जो मिनिमम देखोगे यही पाओगे आप, क्या क्या यही कहलाएगा आपका मैक्सिमम पिच। तो मैक्सिमम पिच हो गया आपका 12T और 200 विच एवर इज लेस। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों आपका कहने का मतलब कंप्लीटली क्लियर। 12T और 200 mm मिनिमम हो गया, वेरी गुड। कम अगर यहीं पर टेंशन होता तो आपका 16T और 200 हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना आगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटन कॉलम, डियर स्टूडेंट बैटन कॉलम भी अगेंस्ट मैं आपको कह दूं कि कंप्रेशन मेंबर का ही पार्ट है, कंप्रेशन के लिए रेजिस्टेंस देता है, इस केस में 10% से इंक्रीज होता है बैटन के लिए, लेकिन यहीं पर 5% जो होता है लेसिंग बार के लिए इंक्रीज होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपका बी ऑप्शन है, कंप्लीटली नेक्स्ट करते हैं। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, डियर स्टूडेंट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल आप जल्दी जानते हैं, सॉइल में आपने पढ़ा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, दिस इज द वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। मतलब कि ये सॉइल है, इस सॉइल में टरजागी साहब ने इसको एनालाइज करने के लिए आपको 3 फेज में कहा है कि एक होगा आपका सॉलिड का फेज, एक होगा वाटर का फेज और एक होगा एयर का फेज, क्योंकि ये पार्ट जो है ये वॉइड्स का पार्ट है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा। ये स्टूडेंट अगर वेट ऑफ वाटर की आप बात कर रहे हैं, समझो जरा चीजों को, ये जो चीज है ये सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। मान लेते हैं कोई सॉइल है, सपोज दैट आपने एक यूनिट वॉल्यूम का कोई सॉइल लिया, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया कोई सॉइल का, तो उसमें जो पथरीले पार्टिकल होंगे, सॉइल के जो पार्टिकल होंगे इनऑर्गेनिक पार्टिकल, वो तो चेंज नहीं होंगे ना। चेंज क्या होगा, उसमें एयर ऑक्यूपाई होगा, वो एयर का वॉल्यूम इंक्रीज, ये देखो ना एयर का वॉल्यूम इंक्रीज, उसमें पानी डालते रहोगे तो पानी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, तो मतलब या वेट इंक्रीज होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा वेट ऑफ वाटर कैन बी 0। 0 कैसे होगा, जब इस सॉइल के वॉइड्स में से पूरा का पूरा सॉइल में से जो पानी रहेगा, वॉइड्स में जो पानी रहेगा मॉइस्चर, उसको आप फुली ड्राई कर दें, ओवन मशीन में ले जाओ उसको ड्राई कर दो, तो पूरा का पूरा ड्राई सॉइल हो जाएगा, तो उस टाइम पर वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है ड्राई सॉइल के लिए। किसके लिए, ड्राई सॉइल के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस सॉइल में खूब सारा पानी टंकी का टंकी डालते रहो, तो इसको तो आप बढ़ाते चलोगे ना, बढ़ाते जा सकते हो, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। इसीलिए कहा है कि जब वेट ऑफ वाटर आप बढ़ाते चलते हैं क्योंकि कांस्टेंट हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, तो ये जब बढ़ाते चलोगे तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट भी बढ़ता चलेगा। इसीलिए कहा है कि वाटर कंटेंट जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। 0 से कितना भी ज्यादा हो सकता है, इवन ये 100% भी हो सकता है। वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा तो दोनों बराबर होंगे, 100% 1 मतलब। इसीलिए बोला है इस चीज को कि भैया ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इट कैन बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ज्यादा हो, नेवर बी ग्रेटर देन 100%। क्यों नहीं भाई, 100% का मतलब क्या है कि जब आपके दोनों बराबर हो जाएंगे, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, 100% मतलब दोनों बराबर हो गए, 100% मतलब 100/100 1 हो गया, दोनों बराबर होंगे तभी ना 1 होगा। ये हो सकता है ना, पानी आप इस लेवल पर बढ़ाते जाओ कि दोनों बराबर हो गए, ये तो 100% हो गया, और बढ़ाते जाओ तो 100% से भी ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है, ठीक। तो कैन बी ग्रेटर देन 0।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फुली सैचुरेटेड सॉइल। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहा फुली सैचुरेटेड सॉइल, 3 फेज आपको बता रहा हूं, एक फेज आपको ये दे रहा हूं, एक फेज आपको ये दे रहा हूं, तीनों फेज को समझना ध्यान से। हमने कहा कि पहला फेज जो था आपके पास सॉलिड था, उसमें दूसरे में वाटर था। दूसरा फेज था आपके पास सॉलिड था और इसमें एयर था, और तीसरा फेज था सॉलिड था और इसमें वाटर भी है और एयर भी है। सॉलिड में सेम सॉइल है, सेम सॉइल है, सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली कंडीशन मैंने ये कहा, ये कंडीशन थी जो आपकी नेचुरली जो अकरिंग सॉइल होती है, जो आपको फील्ड में मिलती है सॉइल, उसमें आपका वाटर भी रहता है उसके वॉइड्स में और एयर भी रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन, को बोला जाता है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। लेकिन इसी में आप कंप्लीटली जो है इस वाटर को रिमूव कर दें। कंप्लीटली इस वाटर को रिमूव कैसे किया जाएगा? इस सॉइल को आप किसी ओवन मशीन में ले जाओ गर्म करने के लिए, तो पूरा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। इस वॉल्यूम की जगह केवल एयर एक्यूपाई रहेगी, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ड्राई सॉइल, को बोला जाएगा ड्राई सॉइल। नेक्स्ट, जब हम देखेंगे कि आप इस सॉइल में फिर से आप बहुत सारा पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, जब तक इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पूरा एक्यूपाई नहीं करता वाटर, पूरा का पूरा एयर की जगह भी एक्यूपाई नहीं करेगा वाटर, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा कंप्लीटली, इसको बोला जाता है फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये 3 कंडीशन टरजागी जी ने एनालाइज करवाई हमको, और आप जानते हैं ये बात भी कि भैया टरजागी जो है फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं सॉइल मैकेनिक्स के। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब यही वाली है क्या? और इस दौरान आपको 2 फेज दिखते हैं, देखो 2 फेज है, ये भी 2 फेज है, ये भी 2 फेज है, और ये भी आप ये 3 फेज है, 3 फेज दिख रहे हैं ना, एक सॉलिड का, एयर का और वाटर का। 2 फेज तो है, एक में सॉइल है और एक में एयर है, गलत बात है, 1 फेज भी नहीं है। 2 फेज है बट एक में सॉइल और एक में वाटर है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये जो है प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। देखो फॉर्मूला पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब कि सॉइल के वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम वाटर ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ गए बात को? अब क्या है यहाँ पर सिचुएशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ड्राई सॉइल कहूं, समझो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ड्राई सॉइल है, तो भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। ड्राई सॉइल का मतलब वाटर का वॉल्यूम ही नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, तो कहने का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 0। देखो तो मतलब 0 भी हो सकता है। मैं कहूं आपसे फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल कहूं, फुली सैचुरेटेड के लिए आपका क्या होगा बताओ? फुली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा बताओ जरा जल्दी से? वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। इस दौरान आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो वॉल्यूम था एयर का वो एक्यूपाई कर देगा वाटर, तो उसकी जगह 0 हो गई, पूरा 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 वॉल्यूम वाटर का ही रहेगा। तो उसमें आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में केवल वॉल्यूम ऑफ वाटर ही बचेगा। तो इनडायरेक्टली आपने कहा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी और वॉल्यूम, तो 1 हो जाएगा ना। मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस दौरान 1 हो जाएगा। तो मतलब कहने का है 1 का मतलब 100% है, तो ये 0 भी हो सकता है और आपका ये 100% भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये मैंने कहा ड्राई कंडीशन 0, फुली सैचुरेशन कंडीशन 100%, 1। इसके बीच की एक कंडीशन और होती है जिसको कहा जाता है क्या? पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब कि हमको एक चीज समझ आ गया, कंप्लीटली समझ आ गया कि भैया ये 0 भी हो सकता है, ये 100% भी हो सकता है, और 0 और 100 के बीच में भी हो सकता है। बहुत लोग इसको कर देते हैं गलती से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब डी कंफर्म आंसर है, ध्यान रखिएगा कि मतलब ये 0 भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है, और 0 और 100% के बीच में भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तुम्हारा फॉर्मूले पर आधारित है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। प्यारे विद्यार्थियों, बल्क डेंसिटी गामा बी का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ड्राई डेंसिटी प्यारे विद्यार्थियों गामा डी का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना, ये काम आएगा। बल्क डेंसिटी का वैल्यू आपको दे रखा है 22 अपॉन ड्राई डेंसिटी, सॉरी वो दे रखा है वाटर कंटेंट 10% का मतलब है 10/100, इसको लिखते हैं 0.1,
तो रख देगा 0.1, तो 22/1.1 करोगे तो भैया कितना आएगा, 11 दूने 22 होता है कि नहीं होता है, तो मतलब 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आपके पास आंसर हो जाएगा, 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा जब आप पोरोसिटी पढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, सब लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इन क्वेश्चनों में। सभी किताबों में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, गुप्ता और इनमें ये सारे क्वेश्चन है, तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, रटते रहते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, जब मैं ड्राई सॉइल की बात करूं, अगर मैं बात करूं ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल में डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होता है, जानते हैं आप वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये बात भी तो आप जानते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ वाइड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों जुड़ेंगे इसमें। और जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये तो कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम जो आपका टोटल रहेगा हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में आप सॉलिड का वॉल्यूम जोड़ोगे तो सॉलिड का तो हमेशा रहेगा ही कांस्टेंट, तो हमेशा वॉल्यूम आपका ज्यादा ही रहेगा टोटल वॉल्यूम, ये तो समझ आ गया। तो अब ड्राई सॉइल के लिए ये जहर रहेगा 0, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वाइड किसके बराबर हो जाएगा इस दौरान ड्राई सॉइल में ये 0 हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो गया। चलिए पहली कंडीशन, मतलब कि इस दौरान पोरोसिटी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाइड में वॉल्यूम ऑफ एयर वार अपॉन टोटल वॉल्यूम वार, तो आप ये बोल सकते हैं पोरोसिटी कैन नॉट बी 0 इन दिस केस, मतलब इस केस में भी 0 नहीं मिला। अगेन मैं कहूं फुली सैचुरेटेड सॉइल, FS लिख रहा हूं, फुली सैचुरेटेड सॉइल मतलब FSS, इस दौरान आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाता है 0, क्योंकि टोटली वॉल्यूम एक्यूपाई कर देता है वाटर। तो यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड में देखा जाए, जब ये 0 हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा ये। तो आप जब पोरोसिटी लिखोगे तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाइड में वॉल्यूम ऑफ W और टोटल वॉल्यूम, तो आप यहां पर भी कह रहे हैं कि पोरोसिटी नॉट इक्वल टू 0, इस दौरान भी 0 नहीं है, इस दौरान भी 0 नहीं है, मतलब कि 0 आया ही नहीं है, ये बात को समझो, 0 आया ही नहीं है। क्या ये 100% हो सकता है? चलो हमें ये पता लग गया है कि पोरोसिटी दोनों कंडीशन, क्योंकि डियर स्टूडेंट एक कंडीशन बेसिक कंडीशन है ड्राई की, उस दौरान भी 0 नहीं मिला, फुली सैचुरेटेड है उस दौरान भी 0 नहीं मिला, इनके बीच की कंडीशन जो फुली पार्शियली सैचुरेटेड है उसमें भी 0 नहीं होगा। तो मतलब कि एक चीज तो हम समझ गए कि किसी भी कंडीशन में, एक चीज तो हम समझ गए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि पोरोसिटी कैन नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो हमको ये समझ आ गया है, कैन नॉट बी 0। दूसरी कंडीशन, क्या हमको ये पता लग रहा है कि हमारी 100% हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी केस में देखेगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पर देखिएगा अगर आपने देखा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम है, भैया टोटल वॉल्यूम में भी तो वॉल्यूम ऑफ वाइड चलो आप जोड़ देते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिर भी तो जुड़ेगा, तो मतलब फिर भी ये बड़ा है। यहाँ पर भी देखेगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम टोटल बड़ा ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जुड़ेगा, तो मतलब कि ये 100% सच हो चुका है कि वॉल्यूम ऑफ void cannot be equal to total volume, then you can say and porosity cannot be equal to 100%, 100% भी नहीं हो सकती। तो ये हम समझ गए कि ना ये 100% हो सकती है ना ये 0 हो सकती है, तो फिर रहेगी क्या, इन दोनों के बीच में रहेगी। क्या बोला मैंने, इन दोनों के बीच में ये रेंज रहेगी, 0 और 100% के बीच में रेंज रहेगी, मतलब कि 0 नहीं होगी, कैन नॉट बी, जैसे ये लिखा है आपका कि 0 भी हो सकती है 100%, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कैन बी 0 ग्रेटर देन 0, कैन बी लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर शायद थोड़ा साउंड इश्यू हो गया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने यहाँ से ये पाया था, ये सारी कंडीशन से ये पाया था कि पोरोसिटी आपका 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा आपने कि आपका कुछ ना कुछ वैल्यू है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी आपने देखा कोई कंडीशन। लेकिन दूसरा चीज आपने ये भी देखा कि 100% भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड और टोटल वॉल्यूम में भाई चेंज तो होगा ही ना, डिफरेंस तो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ
वॉइड छोटा ही होगा हमेशा टोटल वॉल्यूम से, तो वो आपका 100% भी नहीं हो पा रहा है। तो आपने कहा कि 100% भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, तो मतलब 0 और 100 के बीच में होगा, तो इसीलिए हमने कहा कि 0 और 100 बीच में आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली हो गया। इसका मतलब क्या था ए बी ऑप्शन का, कि ये 0 भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। इसमें था 0 के ऊपर कहीं भी हो सकता है, मतलब 100% के ऊपर भी हो सकता है, जबकि प्रूफ कर दिया आपने कि 100% तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि 0 भी हो सकता है, तो 0 कहाँ हो रहा था, तो आपके ए ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ये कि जब आप पिक्नोमीटर पढ़ते थे, पिक्नोमीटर का यूज जो है, एक्चुअल जो इसका यूज है वो है वाटर कंटेंट निकालने का, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इससे मेजर करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपने देखते ही वाटर कंटेंट देखा, लेकिन इसके साथ वॉइड्स था, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। सीधे सीधे वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को मेजर कर पाते हैं हम इससे, तो आपके पास सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जब बात हो, इसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो ध्यान रखिएगा सी आपका ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन आईपी। और आईपी का मतलब होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टफनेस इंडेक्स, कुछ फॉर्मूले हैं सॉइल मैकेनिक्स के, ध्यान रखने, सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। टफनेस इंडेक्स आप जब पढ़ते हैं तो ये होता है आपके पास आई, टफनेस इंडेक्स ऐसे पढ़ दिया, ये होता है आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी अपॉन फ्लो इंडेक्स आईएफ। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का रेशियो कहा जाता है टफनेस इंडेक्स। आपने तुरंत कहना है कि सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, दोनों का रेशियो कहा जाता है टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हैं सॉइल सैंड बॉइलिंग कंडीशन के दौरान हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आपने पढ़ा होगा सीपेज एनालिसिस पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में, उस दौरान आपका एक हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट आता है आईसीआर। इसकी वैल्यू होती है पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जी अपॉन 1+E, जहां पर डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखना G-1 अपॉन 1+E, जहां पर ये ध्यान रखना आपको कि E वॉइड रेशियो है, जी जो है आपने देखा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मतलब पार्टिकल्स का वो है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है, ये वाला बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट, लैक्स्ट्राइन सॉइल आर फॉर्म्ड बाय, लैक्स्ट्राइन सॉइल का मतलब होता है हिंदी में, मैं कई बार आपको बताया हूँ, सरोवरीय मिट्टी या मृदा। सरोवरीय मतलब जो तालाब के बॉटम में, लेक या झील के बॉटम में जो मिल के आती है, ट्रांसपोर्ट बह के मतलब कि सेडिमेंट पार्टिकल्स जो हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल बह के आएंगे, अब वो सेटल होते जाएंगे तो एक मिट्टी का निर्माण होगा, और ये होता है आपका लेक, झील और तालाब के बॉटम में जो सॉइल निर्माण होगी उसी को बुलाता है लैक्स्ट्राइन सॉइल, लैक्स्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ड्राई सॉइल हैज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें आपको जी का वैल्यू दिया है 1.35, नहीं हाँ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का वैल्यू दिया है आपको 2.7, देन द वॉइड रेशियो ई निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है। तो आपको क्या तरीका रहेगा यहाँ पर, वॉइड रेशियो निकालना है डियर स्टूडेंट, देन द वॉइड रेशियो। इसका एक तरीका है वैसे निकालने का, ठीक है ना, एक तरीका है वैसे, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, ठीक है ना, चलो जरा ड्राई सॉइल है, डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन है, अगर वो आपको पता होता, वो रिलेशन है आपका कि जब आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1+E का, इस फॉर्मूले को रखो ध्यान और आपका काम तमाम। देखो जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज इक्वल टू जीएस अपॉन 1+E। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत इजी होते हैं लेकिन उनको फॉर्मूले पता नहीं होते और आप जो है कर इसको छोड़ के आते हैं एग्जाम में। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू जो दे रखा है आपको 1 पॉइंट, देखो ना सारा वैल्यू रख दो, यहाँ पर जीएम का वैल्यू जो दे रखा है कितना दे रखा है, जीएम मास ग्रेविटी 1.35, जीएस का वैल्यू कितना दिया है 2.7, जैसा नॉट,
यहाँ पर ई का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.0 और 1 आ जाएगा सीधे सीधे, तो आप सीधे कहेंगे सर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जस्ट पहले बात की थी क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स पे? हाँ सर बिल्कुल करी थी। लिक्विड लिमिट माइनस, ये नहीं, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, मतलब कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन आईपी, यही तो कहा था। और आईपी जो होता है ये डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का। ये ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट पोरोसिटी, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक करवा देता है। देखो पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी, कहने का मतलब है पोरोसिटी आपको निकालना है और पोरोसिटी वॉइड रेशियो में एक रिलेशन है पुराना, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है ना, या e इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ये दो रिलेशन हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, काम आएगा। तो n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, भले ये फॉर्मूला प्रूफ कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों को जब कोरिलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहीं से रिलेशन आते हैं दोनों के दोनों। देखो इधर यहाँ पर बोला गया है वॉइड रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब कि ये 1 अपॉन 1 प्लस, अगर 1 करोगे तो भैया 1 अपॉन 2 है, और 1 अपॉन 2 का मतलब होता है 50%, मतलब 1 अपॉन 2 का मतलब 0.5। अब इसको जब 100% में लाना चाहोगे तो 50% ना हो गया परसेंट में लेने के लिए, तो आप 1 सेकंड में इसका जवाब दे दिए, बशर्ते अगर हो जाता कि आपको पोरोसिटी नहीं पोरोसिटी निकालना था। पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी, वॉइड रेशियो दिया था 1 अपॉन 2 कर दिया जो कि 0.5 था, 0.5 इंटू 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 50%, है ना? ठीक है आगे बढ़ते हैं, 50% पर आंसर कर दो बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सॉइल बोला ये गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा ध्यान से। सी फुट रोलर आर द रिकमेंडेड फॉर, अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया है कि सी फुट रोलर जो है हमेशा क्ले सॉइल के लिए हम यूज करते हैं, जो महीन सॉइल होती है, पतली सॉइल होती है, मिट्टी, तो कोहेसिव सॉइल ही तो होती है, कोहेसिव सॉइल ही तो है कि परफेक्ट एग्जांपल है क्ले, तो आप बी ऑप्शन कह देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री, रेशियो ऑफ द पैसिव टू द एक्टिव अर्थ लेटरल अर्थ प्रेशर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। ये स्टूडेंट जब हम बात करते हैं 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ये होता है आपके पास के ए का वैल्यू, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट का वैल्यू। और जब हम बात करते हैं के पी की, प्रेशर जो आपका पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सोचना है कि जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो साइन फाइव का मतलब क्या है जरा बताओ, साइन फाइव का मतलब क्या है? फाइव की वैल्यू क्या है? साइन 30, तो ये साइन 30 डिग्री है। यहाँ पर भी आप साइन 30 डिग्री रखोगे, यहाँ पर भी साइन 30 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री रखोगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो के ए का जो वैल्यू मिलता है ये मिलता है 1/3, सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जो के पी का वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा आपको 3, जस्ट उल्टा मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब जब बात करते हैं आप एक्टिव टू लेटरल अर्थ प्रेशर, तो डियर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर ई ए लिख देता हूं, चलो, तो इसका वैल्यू होता है गामा जेड डेंसिटी इंटू डेप्थ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, सरफेस में नहीं है, डेप्थ मतलब जेड होता है, गामा डेंसिटी इंटू के ए, इसके आगे के ए लगा दो आप, ठीक है। और अपॉन में आपको बोला गया है, इन दोनों का रेशियो चाहिए ना, दूसरा बोला गया है एफ पी पैसिव अर्थ प्रेशर, ये होता है अगेन, क्योंकि सॉइल का कोई चेंज नहीं बोला है, सॉइल एक ही है, सैंड है, सेम सॉइल सेम है, सैंड है, मतलब एक ही सॉइल है, तो गामा सेम हो गया। सेम डेप्थ पर ही बोला गया, कहीं कोई मेंशन नहीं किया, तो डेप्थ भी सेम हो गया, बस डिफरेंस जो है कहां पर है, देखो गामा जेड दोनों काट दोगे तो के अपॉन के पी का रेशियो ही कहलाएगा, इन दोनों का रेशियो। एक्टिव अर्थ प्रेशर अपॉन पैसिव अर्थ प्रेशर, दिस इज इक्वल टू के ए अपॉन के पी लिख सकते हैं। लेकिन उल्टा पूछा है, क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव पूछा गया है, पैसिव टू एक्टिव पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ईपी ऐसा लिख देता हूं मैं, ईपी अपॉन ई ए करना, उल्टा करना है, तो मतलब के पी अपॉन के ए हो जाएगा। के पी का वैल्यू जो है आपने देखा 3 था, के ए का वैल्यू 1/3 था, तो 3 मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा,
तो सीधे सीधे जो ये रेशियो आ रहा है इन दोनों का वो आ जा रहा है 9। ध्यान रखा, केयरफुली कैलकुलेशन को करिएगा, केयरफुली कैलकुलेशन को करिएगा, तो 9 आपका ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है भैया बताओ कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है फ्लोराइड की। प्यारे विद्यार्थियों, फ्लोराइड का जो मैक्सिमम जो है 1.5 है। वैसे तो इसका परमिसिबल 1 भी है, 1 भी होना चाहिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन मैक्सिमम जो है 1.5 है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही है, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका डेंटल फ्लोरोसिस या बोन फ्लोरोसिस कई बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपने इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, हार्डनेस। जब आप मेजर कर रहे होते हैं वाटर की क्वालिटी पैरामीटर में, जब आप केमिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक कर रहे होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के दौरान, उस दौरान आप हार्डनेस निकाल रहे होते हैं वाटर की, उसमें हार्डनेस निकालते हुए आप एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जिसको कहते हैं ईबीटी, इरोक्रोम, इरोक्रोम ब्लैक टी, इरोक्रोम ब्लैक टी। इस इंडिकेटर से हम एक सॉल्यूशन की मदद से, जिसको आप कहते हैं ईडीटीए सॉल्यूशन, इथाइलिन, और फुल फॉर्म देखिएगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इस सॉल्यूशन में इस इंडिकेटर की मदद से, इस इंडिकेटर की मदद से हम हार्डनेस का चेक कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हार्डनेस निकालने के लिए ईडीटीए का पता करते हैं, ईडीए का क्या करते हैं, ईडीटीए से करते हैं। मतलब डिसइंफेक्शन का मतलब है रोगाणु मुक्त, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रोगाणु मुक्त। अब रोगाणु मुक्त करने के लिए आपने देखा होगा, जब आप फिल्टर कर देते हैं वाटर को, पहले आप बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करते हैं, फिर फिल्टर का यूज करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, सब ये सब फिल्टर लगाने के बाद लास्ट में सप्लाई देने से पहले हम उसमें ही क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन एक परफेक्ट डिसइंफेक्टेंट है, आपका परफेक्ट डिसइंफेक्टेंट है, तो इसलिए क्लोरीन मैंने नाम लिया। तो आप इसको करते क्या है, डिजीज जो है को खत्म करने के लिए करते हैं, किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, तो बीमारी फैलने वाले बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने के लिए करते हैं आप। सीधे सीधे डिसइंफेक्टेंट का मतलब तो यही है यार, सीधे सीधे। चलो नेक्स्ट, बीओडी आपने पढ़ा होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्यारे विद्यार्थियों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो केमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम जो स्टैंडर्डाइज जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 5 डेज के लिए पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड बीओडी की अगर बात किया जाए, स्टैंडर्ड बीओडी जो कैलकुलेशन आप लेते हैं वो 5 डेज बीओडी लेते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन क्या है डियर स्टूडेंट। यूट्रोफिकेशन का मतलब कि कोई आपका वाटर बॉडी है, लेक है, झील है, इसमें यहाँ से आपका वेस्ट आ रहा है, सपोज ये हाउस होल्ड है, वेस्ट आ रहा है, न्यूट्रिएंट आ रहा है, बहुत सारा, काफी सारा न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो ये एल्गाई जो है इसमें ग्रोथ करता रहता है। एल्गाई जो है वाटर बॉडी में जो एल्गाई होंगे सवाल, वो ग्रोथ करता रहता है, ग्रोथ करता रहेगा, तो वहां पर जो जलीय जीव होंगे, जो भी इक्वेटिक लाइफ होगा, उसको फिर बहुत ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि शैवाल का बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, जो वहां पर मछलियां, मगरमच्छ, इस तरह की चीजें होंगी, उसको बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेसिंग को बोला जाता है, इस सिनेरियो को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो किसकी वजह से, वह बहुत सारा जब न्यूट्रिएंट आ जाता है उसकी वजह से ही तो शैवाल जो आपका एल्गाई था उसका ग्रोथ हुआ। अगर वो ग्रोथ नहीं होता तो इक्वेटिक लाइफ जो जलीय जीव हैं उनको प्रॉब्लम ना होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कॉमन यूज्ड हैंड पंप, डियर स्टूडेंट, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप ही तुम्हारा जो है जनरली यूज होता है। एक्चुअली में रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसमें डिस्चार्ज लो हेड, मतलब कि हाई हेड, इसको बोलते हैं हाई हेड लो डिस्चार्ज पंप इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जैसे इसका एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, हैंड पंप देखे हैं, हैंड पंप देखे होंगे रोड के किनारे, तो हैंड पंप जो है परफेक्ट एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग पंप पर, उस पर रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा होता है। आपने देखा होगा कितनी खुदाई उसमें की होती है, जब उसको आप फॉर्मेशन करते हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे पाइप उसमें डाले जाते हैं, तो बहुत बड़ा हाइट से निकाला जाता है पानी, जबकि डिस्चार्ज तो थोड़ा ही आता है ना। अब उस डिस्चार्ज से आप पूरा डैम थोड़ी बना दोगे, थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए ले जाएंगे लोग, तो डिस्चार्ज कम रहता है लेकिन हेड बहुत रहता है, तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। और इसका एग्जांपल आप देखते हैं हेड पंप जो वगैरह होते हैं वहां पर यूज करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, एक टर्म्स आता है डियर स्टूडेंट सूडो हार्डनेस। तो सूडो हार्डनेस जो है किसकी वजह से आता है, केवल सोडियम की वजह से आता है।
पानी में। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पड़ा होगा, साबुन का झाग तुरंत निकल जा रहा है तो आपका सॉफ्ट वाटर, बहुत देर में निकल रहा है हार्ड वाटर। तो हार्डनेस एक सूडो हार्डनेस होती है सोडियम की वजह से। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर? जो पानी आप पी रहे हैं, जो आप ड्रिंकिंग में कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि कौन सा कॉज हो सकता है कि अगर पानी में एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का मतलब है कि 7 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या कॉज हो सकते हैं समझो। इसके पीछे का रीजन देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, समझो जरा एक एग्जांपल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी के साथ आपका मिल रहा है, घुलन हो रहा है। पानी है, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील हो रही है, मतलब उसमें डिजोल्व हो रहा है, तो ये टूटेगा आगे HCO3 प्लस प्लस प्लस, बताओ HCO3 हो गया। इसको कहा जाता है आपका क्या, इसको क्या कहा जाता है HCO3, ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। तो बन गया ना एसिड, बन गया एसिड, बन गया ना। हम्म, बन गया जी। हम्म, यहाँ पर H2O के जब रिएक्शन मतलब कि पानी जब उसमें डिजोल्व होगा, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होगा तो ये HCO3 में बना देता है, जिसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बनिक एसिड इसको बोले आता है। ध्यान रखना इस बात को, ये पूरा का पूरा कार्बनिक एसिड में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एक्चुअल एग्जामों में, बोला जा रहा है फॉर द फिश हैबिटेट, फिश हैबिटेट की जगह एक लाइन और जोड़ सकता है, इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है जलीय जीवन, जिसमें आपका फिश, जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं उनकी दिक्कत की बात कर रहा है। इन रिवर द मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जितने भी, मान लेते हैं कि नदी है तो नदी में मछलियां, मगरमच्छ, बहुत सारी चीजें होती है जो कि सांस लेते हैं। ऑब्वियसली भाई सांस लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, कहाँ से लेते हैं? वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, कि जो पानी में घुलनशील रहता है ऑक्सीजन उसको लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी फिश हैबिटेट के लिए, इक्वेटिक लाइफ के लिए दिक्कत नहीं होगी जब तक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी तक रहेगी, 4 मिलीग्राम पर लीटर तक। मतलब कि डिजोल्व ऑक्सीजन जब तक 4 मिलीग्राम पर लीटर तक रहेगा, इक्वेटिक लाइफ को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो फिश है आपकी, मछलियां हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे ही 4 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे गिर जाता है तो फिर भाई मछलियां जो है मरनी शुरू हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो। तो सबसे बड़ी जो क्वांटिटी होती है वो होती है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ठीक है तुम्हारे पास BOD अल्टीमेट है, ये अल्टीमेट BOD है, ये अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD 5 मतलब कि BOD एट 5 डेज। तो ये आपका सबसे बढ़िया ऑर्डर ये है, मतलब कि डिग्री के ऑर्डर में पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है RCC से, RCC सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप। तो RCC के अकॉर्डिंग जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, जो बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है, उस बेंडिंग स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK, अंडर रूट ऑफ FCK। कहने का मतलब हो गया FCR FCK इज इक्वल टू 0.7 ऑफ FCK। सी ऑप्शन हो गया प्यारे विद्यार्थियों आपका कंप्लीट सही। नेक्स्ट IS कोड 456 1978 की बात किया जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC की बात करते हैं। EC मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। EC इज इक्वल टू दो फॉर्मूले हैं 5700 अंडर रूट ऑफ FCK, ये एक आपका फॉर्मूला है, ये 1978 के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहीं पर ये फॉर्मूला थोड़ा रिवीजन हुआ है और ये हो जाता है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। ये फॉर्मूला रिवीजन कब हुआ है? ये तुम्हारा पास 456 IS कोड 456 2000 में रिवीजन हुआ है। ये दोनों पूछे जाते हैं, अभी तो आपका काम हो चुका है, इससे ए ऑप्शन से हो चुका है, ठीक है ना। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर दी 456 1970। ऐसे ही कंफ्यूज कराएगा। डियर स्टूडेंट ये कोड है आपका, इसके अकॉर्डिंग M15 आपका भी आंसर हो गया ए।
लेकिन यहीं पर M20 जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास IS कोड 456, इसी को बाद में जब रिवीजन किया गया 2000 में, हो सकता है कि M15 के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर में फेलियर देखने को मिले हों, क्रैकिंग देखने को मिले हों, तो M20 कोड ने कहा है कि इससे कम मत करिएगा क्योंकि फेलियर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ना, क्योंकि वहीं पर आप देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते हैं तो श्रिंकेज भी बढ़ता है, वो भी आपका कहीं ना कहीं फायदेमंद है। चलिए इसको मैं आपको पहले भी बताया हूं। मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ दिस स्लैब, प्यारे विद्यार्थियों स्लैब का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट 4% कहता है ये P इंटू डी का, ध्यान रखिएगा। डी जो है टोटल थिकनेस होती है स्लैब की, ध्यान रखने का। बी जो है क्रॉस सेक्शनल बिट। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि सर ये बी ऑप्शन हो जाएगा, खत्म करो बात। कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कॉलम का डिजाइन करते हैं, कॉलम का डिजाइन करते हैं तो कॉलम में एक तो आता है सीजी पर लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके सीजी से कुछ दूरी पर मेंटेन करते हुए, ये इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो कॉलम को हम डिजाइन जो करते हैं कुछ एसेंट्रिसिटी के लिए भी करते हैं, IS कोड करता है। इसके लिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो निकाली जाती है L अप बाई 500 प्लस डी LLD अपॉन 30 और 20 mm, इनमें से जो कम होगा, तो ये आपके बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एल का मतलब यहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट इफेक्टिव लेंथ, और डी का मतलब यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर डी का मतलब होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन। लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब है कि टॉप व्यू हो सकता है कि आपका ऐसा हो, स्क्वायरल हो, अगर ये 250 है तो ये भी 250 है। हो सकता है कि आपका रेक्टेंगल हो, ये 400 है और ये 250 है, तो यहाँ पर लिस्ट वाला रखोगे, फिर 400 वाला रखोगे, 200 वाला रखोगे, ठीक है, चलिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IS कोड 456, इफ द Fy इज द कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड EY दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन जोन। आपको याद है कि आप ऐसे पढ़ते थे कभी स्ट्रेन डायग्राम लिमिट स्टेट डिजाइन में, कि मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना होता था? 0.0035, और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में होता था, आपको याद होगा ये कुछ ऐसा होता था सर, Fy अपॉन 1.15 ES इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002। बताओ कौन सा है? Fy अपॉन 1.15 ES, 1.15, ध्यान से केयरफुली पढ़ें, तो ये वाला है, ये है भाई सी वाला 1.1, Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, तो ये है भैया सी ऑप्शन, केयरफुली आपको पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट पहले ही मैंने डिस्कस किया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट के फाइबर में ये तो होगा 0.0035, और ये हो जाएगा आपका Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक बताया था कि नहीं बताया था? तो इस दौरान आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना, 0.0035, वेरी गुड। यहीं पर WSM के दौरान आप पढ़ते हो कि कभी भी मॉडुलर रेशियो M की बात किया जाए तो 280/3 सिग्मा CBC, जहां पर सिग्मा CBC जो होता है ये होता है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। इसको निकालने का भी तरीका है, वैसे इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे सिग्मा CBC निकालने का जो तरीका होता है, तो कहते हैं कि हमारे पास जो FCK होगा कैरेक्टर स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, मतलब कि FCK कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो भी ग्रेड होगा अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और लिमिट WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ही रखते थे। जैसे एग्जांपल के लिए M20 ग्रेड के लिए मैं सिग्मा CBC देखूं, इसके लिए FCK हो गया 20, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 3, 7 के समथिंग आ जाता है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैं M15 के लिए कहूँ, M15 के लिए सिग्मा CBC क्या हो जाएगा, तो M15 के लिए 15/3 5 हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीजों को, ठीक है ना, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अभी जस्ट पहले मैं आपको बताया था कि एक होता है शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक होता है शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक होता है E इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, और एक होता है लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी जो होता है शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी अपॉन 1 प्लस थीटा होता है, थीटा का मतलब होता है क्रीप कॉफिशिएंट, क्रीप कॉफिशिएंट। तो ये जो है आपको बस वैल्यू रखनी है और सब कुछ काम खत्म है, बस वैल्यू रखनी है। यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्मूले को देखें, ये नहीं, इस वाले को देखें, 5000 अंडर रूट ऑफ FCK अपॉन 1 प्लस थीटा, मतलब कि EC की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर, मतलब कि लिख देंगे, तो आपका ये आ जाएगा फाइनली 5000 अंडर रूट ऑफ FCK 1 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा आपका टोटली वैल्यू इसकी
इलास्टिसिटी की, मतलब कि लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब करें भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। M25 कंक्रीट के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालना है। M25 का मतलब है कि FCK यहाँ पर करेक्ट स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये MPa है, 25 MPa। जब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लिखते हैं तो फॉर्मूला आपको याद रहता है 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे 0.7 ऑफ FCK का वैल्यू है 25 का रूट होता है 5 और 0.7 गुणा जब आप 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 3.5 MPa आप कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड और द एरिया टेंशन एनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर। डियर स्टूडेंट, आपने ऐसा डायग्राम बनाया होगा, बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसा बनाया होगा, मतलब कि आप बीम तो बनाते हो वैसे ऐसे ये बनाते हो बीम, ठीक है ना। तो बीम बार यहाँ डालते हो तो इसका ये साइड व्यू ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे आपने बार डाली, लिख लो इस बार के सेंट्रोइड से लेकर डिस्टेंस को समझो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट टू दी मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर। ये देखो कंप्रेसिव फाइबर ये वाली होती है, तो इसके टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस ही कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ, इसी को तो कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, इस वाली डेप्थ को क्या कहते हैं सर, इसको बोला जाता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार टू द बॉटम फाइबर ऑफ द बीम। अच्छा, क्लियर कवर किसको कहा जाता है, ये है भाई क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या है, सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द बार टू द बॉटम फाइबर, किनारे बार के किनारे से लेकर बॉटम फाइबर, ये हो गया क्लियर कवर। ये टोटल तो आपकी टोटल डेप्थ हो जाती है, ये आपकी विड्थ हो जाती है, तो सारी बताइए हो गई चीजें आपको। तो अभी आपका आंसर जो होना था इफेक्टिव डेप्थ होना था, इस बात को समझना था बहुत आसानी से। इफेक्टिव डेप्थ समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे की कहानी। ये स्टूडेंट आपने पहले भी देखा, जस्ट पहले मैंने रिलेशन भी आपको पहले भी समझाया है कि जब आप लिमिट स्टेट डिजाइन के अंदर आप एक रिलेशन पढ़ते हैं कि ये रिलेशन 0.0035 है और यहाँ पर जो है आप लिखते हैं इसको 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 है। यहाँ पर जब आप सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है XU लिमिट होती है, लिमिटिंग डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगी D माइनस XU लिमिट। तो एक आप जब लिमिटिंग स्ट्रेन का वैल्यू वो लगाते हो, सिमिलर ट्रायंगल लगाते हो यहाँ पर, तो लिमिटिंग डेप्थ के लिए XU लिमिट के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ FY इंटू डी के टर्म्स में आता है, एक्चुअली में डी के टर्म्स में आता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक्चुअल लिमिट नहीं पूछा है, हमें यही वैल्यू पूछा है, हमें पूछा है यही वैल्यू। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, लिमिट स्टेट के दौरान आपने ये जरूर पढ़ा होगा ये डायग्राम। ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी 0.0035 मैक्सिमम फाइबर पर जो कंक्रीट में होता था, और यहाँ पर जो वैल्यू होती थी ये होती थी आपकी FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। पढ़ा था सभी ने पढ़ा था। लेकिन इस ही चीज को, यही चीज जो है डियर स्टूडेंट ऐसा भी लिखा जाता है 0.87 FY, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 1/1.15 तो ये आपका 0.87 FY अपॉन ES लिखा जा सकता है। तो यही तो पूछ भी रहा है यार, वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट फाइबर फॉर द ग्रेड FE415। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ES की जो वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू ये तो कांस्टेंट होती है हर एक स्टील के लिए, हर एक स्टील के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड पर। आप यहाँ पर अगर बोल रहे हैं कि FE415 का मतलब होता है इल डिस्टेंस 415, यहाँ पर पुट करते हो FY की जगह 415, तो आप क्या देखोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.0038 आएगी। खुद कैलकुलेट करके देख लो, खुद कैलकुलेट करके देख लो। अब यही पूछ भी रहा था, यहाँ पर यही पूछ भी रहा था आपसे, बोला गया है कि मिनिमम स्ट्रेन एट द फेलियर इन टेंशन स्टील FY 415 के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल। इसको चेंज कर सकते हैं भाई, 1 गीगा पास्कल है तो इसको 10 की पावर 3 पास्कल में कर दो,
उसके बाद न्यूटन पर mm स्क्वायर में कर दो तो इनडायरेक्टली आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही आना है। चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा यूनिट बता देता हूँ आपको, क्योंकि 1 गीगा पास्कल जो होता है भाई 10⁻³ पास्कल होता है, और 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो आपकी 10⁻³ mm स्क्वायर होता है। अब इससे बेसिक नहीं जाऊंगा, वो सब आप खुद करा देना। तो ये आता है आपका वैल्यू, कुछ कुछ याद भी कर लो वैल्यू, 0.0033 0.0038 आता है वैल्यू, चलेगा। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, शियर स्पैन क्या है इसको मैं जरा समझाऊंगा आपको। शियर स्पैन का मतलब होता है जहां पर शियर फोर्स कांस्टेंट है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल मत करना। शियर स्पैन का मतलब होता है शियर फोर्स 0। शियर स्पैन का मतलब होता है कि जहां पर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, देखना ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि आपके पास ये है, आपके पास कैंटिलीवर बीम है और ये लोड लग गया W, इसका SFD जो बनता है शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट A है, तो A से लेकर B तक का, क्योंकि W की इंटेंसिटी का ही बनेगा SFD, इस शियर फोर्स डायग्राम जो है ऐसा बनता है। तो आप बोलेंगे कि सर A से लेकर B तक जो है कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट है, बिल्कुल इस पूरे बीम में शियर फोर्स कांस्टेंट है, और इसमें आप इसी को कह सकते हैं शियर स्पैन। शियर स्पैन तो होप सो आपने इस सारे क्वेश्चन की जितने भी मेरे साथ प्रैक्टिस करी, इससे कुछ ना कुछ आपका रिवीजन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है नई चीज भी सीखी होंगी। तो इस प्रैक्टिस से दो ही चीजें हुई होंगी, या तो आपने नई चीज सीखी होगी या तो आपने रिवीजन किया होगा, तो कुछ भी नुकसान नहीं है। इसको बार बार देखते रहें, छोटे छोटे जो फॉर्मूले लिखा है उनको बार बार लिखते रहे, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम में जो है 100% 100% जो है हेल्प करेगा। तो मिलेंगे इसी सीरीज के साथ, आपको आगे मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। चलिए, तो आज की सभा को यहीं पर करेंगे समाप्त। थैंक यू वेरी मच।